अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहीरा जलील अल-बासित और आपने मुझे हाल ही में देखा है मिनी सीरीज़ रज़िया में बतौर रज़िया इन एन एज़, और बड़ी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू हुई है अभी। और वो गुफ्तगू आप देखते रहिए, अगले चंद लम्हे में हाज़िर है, पेश खिदमत है ऑन समथिंग हॉट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और ये है हॉट टॉक। आज की मेरी मेहमान एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग यंग एक्टर हैं। अभी रिसेंटली हमने उनको देखा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मिनी सीरीज़ रज़िया में। ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे, आपने इंट्रो में भी देख लिया होगा। किस तरीके से उन्होंने अपने करियर का पूरा एक 180 डिग्री टर्न लिया और जो वो कर रही थी वहाँ से एक्टिंग में आई और फिर एक ऐसा किरदार क्रिएट किया इतना सक्सेसफुली कि वो देख के यकीन नहीं आता था कि ये उनकी ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है। मेरे साथ हैं ऑफ कोर्स शहीरा जलील अल-बासित। शहीरा, एक तो सबसे पहले वेलकम टू समथिंग हॉट, और दूसरा ये कि कंग्रेचुलेशंस, आपने कोई परफॉर्मेंस ऐसी दी कि लगता है कि पता नहीं कितने सालों से आप अदाकारी कर रही हैं और फाइनली आपने कहा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और ये आप की आजी है, मतलब आई कांट, जब मुझे नॉर्मली लोग ये कहते हैं ना, तो मुझे लगता है उसकी रीज़न ये है कि रज़िया की पैकेजिंग इस तरह से हुई थी कि इट जस्ट केम आउट एस्थेटिकली नाइस। तो मैं तो उसका एक बहुत ही अदना सा एक रुकन थी। हमें नहीं देख के ऐसा लगा। पैकेजिंग थी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कहानी लिखी भी बहुत खूबसूरत गई थी, कहानी डायरेक्ट बहुत अच्छी हुई थी, उसका पूरा पैकेज बहुत बेहतरीन था, आपका सपोर्ट कास्ट बहुत अच्छा था। लेकिन जो रज़िया का किरदार आपने डिलीवर किया, और बहुत मुश्किल सीन्स थे। जब रज़िया इस उम्र में इंट्रोड्यूस होती है, आई थिंक तीसरी जी, थर्ड या तीसरी किस्त में तीसरी इंट्रोड्यूस किस्त में होती जब है। जी जी इंट्रोड्यूस जी। होती है, वहाँ से लेके आखिर तक, और जिस जिस प्रॉब्लम में से वो गुजरती है, जो जो आफत उस पर टूटती है, जिस तरीके से वो निकलती है, लगता नहीं था देख के बिल्कुल भी कि ये आपको काम आप पहली दफ़ा कर रही हैं। मगर ऑफ कोर्स शहीरा पहली दफ़ा नहीं थी। इससे पहले भी आप काम कर चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगी, और उन लोगों के लिए जो कि आपकी बैकग्राउंड से वाकिफ़ नहीं हैं। जब मैंने आपका नाम सुना और मैंने गूगल किया थोड़ा सा, तो मैंने पूछा एक दो लोगों से कि क्या ये यही एक्ट्रेस, यही इंसान है? तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये वो नहीं है। मैं कहा हाँ, ये वो हो नहीं सकती। ठीक है, इसलिए नहीं हो सकती बिकॉज आप यू आर अ फुल ब्राइट स्कॉलर विद अ मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आपने 2 साल वॉशिंगटन में पढ़ा। वहाँ पढ़ते हुए आपने प्रो पैलेस्टाइन कैंपेनिंग की, आपने ग्लोबल चेंज, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की। वहाँ से वहाँ रहते हुए बल्कि आपकी कज़न ऑफ योर्स was became a victim of gun violence in the schools. She was an exchange student. उनके लिए आपने को ऑथर किए, एक मूवमेंट चलाई, और गन सेफ्टी रूल्स जो थे वो उनका बिल आई थिंक पास कराया उनके नाम पे। तो एक्टिविज़म आपकी फुल फ्लेज थी। वापस आप आई तो यूथ कोटा बिल, उसके लिए आपने आवाज़ उठाई और काफ़ी आपने काम किया उस पर, काफ़ी अनथक काम किया। ये करते करते आई वुड थिंक कि आपका एक बड़ा सॉलिड करियर पाथ था इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ टूल फॉर चेंज फॉर द यूथ। और ये सब कुछ के बीच में ऐसा क्या हुआ कि आपने जाके ये सब कुछ रोके और फिर you went and made a debut in a drama called Meesni? No. What happened? I am dying to know what happened. ओके, आपने एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि बहुत ही अनथक जी, मेहनत थी, अनथक जर्नी थी। वाकई अनथक थी, मैं बहुत थक गई थक गई थी, हैं। मैं बहुत थक गई थी। स्पेशली यूएस में, जब आप एक एक्सचेंज स्टूडेंट होते हैं, जब आप एक फुल ब्राइट स्कॉलर होते हैं और आप पैलेस्टीनियन मूवमेंट में, अब तो खैर सबको जी, आम फहम सी बात है, बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट एंड सैंक्शन की एक मूवमेंट होती जी, है, बीडीएस मूवमेंट। इट्स द लार्जेस्ट मूवमेंट जो ग्लोबली BDS, बीडीएस जी, प्रो पैलेस्टीनियन मूवमेंट है। उसमें डाइवेस्ट कैंपेन हमने अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं सेनेटर थी अपनी यूनिवर्सिटी की, इलेक्शन के जी, थ्रू इलेक्ट हुई थी, स्टूडेंट सेनेटर थी।
तो 4 सेनेटर्स ने एक कैंपेन, एक रेजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया था, उसको सपोर्ट किया था, उसको लिखा था। और वो जो 3 महीने का अरसा था, हमारे ऊपर हर तरह का अटैक हुआ। बाकायदा पोस्टर्स चिपकाए गए कैंपस पे, इस पे शेम लिखा गया बड़ा बड़ा हमारी तस्वीरों के साथ, हमारी फैमिली से रब्ता किया गया। और सबसे वल्नरेबल मैं थी, क्योंकि मैं तो वहाँ की थी भी नहीं। आई वॉज मुस्लिम, आई वॉज पाकिस्तानी। आप यकीन करें, कैंपस पे हम चल रहे होते थे तो पीछे देख देख के चलना पड़ता। तो मैं सोचती थी मैं वॉशिंगटन डीसी में आके ये गॉथम टाइप की फीलिंग्स क्यों आ रही है मुझे, इट फेल्ट लाइक दैट। तो गॉथम ही है ना, द बैटमैन सिटी? Absolutely. ओके, आई कुड बी मिस्टेकन अबाउट। गौतम ही है। तो वो एक बड़ा डरावना पीरियड गुजरा, और उसके बाद आई You डिसाइडेड, felt unsafe. आई फेल्ट, आप यकीन करें, हमें तेल अवीव से ईमेल्स आ रही होती थी। इसराइल के अंदर बैठे हुए जर्नलिस्ट यूज्ड टू, अगर कोई भी आज मेरा नाम गूगल करेगा तो पहले ही सर्च पेज पे कनेरी मिशन पे मेरा नाम आएगा। कनेरी मिशन इज अ ब्लैक लिस्ट जो प्रो फलस्तीन आवाज़ें होती है पूरी दुनिया में, एकेडमिया के अंदर या कहीं पे भी, वो कनेरी मिशन पे आ जाती है। और कनेरी मिशन पे जो फ़लस्तीनी आते हैं उनको तो गाज़ा और वेस्ट बैंक में एंट्री भी नहीं मिलती। तो बहरहाल लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो 3 महीने बड़े डरावने गुजरे। मैंने तहैया कर लिया था कि अब मैं एक्टिविज्म से जो है थोड़ा सा अपने आप को आराम से ना, आखिरी जो मेरा साल है ग्रेजुएट का, मैं वेकेशन करूंगी, घूमूंगी, आई विल बी द Student life enjoy करूंगी। टिपिकल एक्सचेंज स्टूडेंट। हाँ। और 1 महीने बाद ही 18 मई 2018 को सबीका शेख, मेरी कज़न, वी वर बोर्न इन द सेम हाउस, वी ग्रू अप इन द सेम हाउस, और मैं उसके पीछे पढ़ के मैंने उसे इस एक्सचेंज प्रोग्राम में ज़बरदस्ती भेजा था। तो उसका हाई स्कूल का प्रोग्राम था, 17 साल की थी वो, वापस ही आने वाली थी। यानी कि ये प्लानिंग चल रही थी फ़ोन पे कि इफ्तारी के क्या खाने बनने हैं अगले हफ्ते, मतलब बस थोड़ा सा ही 2-3 हफ्ते का टाइम रह गया था उसकी वापसी में। स्कूल जाती है, वो क्लास में बैठी हुई थी, एक शूटर आता है जो कि उसी स्कूल का स्टूडेंट था, और ओपन फायरिंग करता है, 10 लोग मर जाते हैं, सभी का वाज वन ऑफ देम। फिर मैं वाशिंगटन से टेक्सास गई, टेक्सास में हुआ था ये वाक़या। मैं उसकी बॉडी को पाकिस्तान लेकर आई, और फिर मैं वापस अमेरिका, एक मेरा ग्रेजुएट का साल रहता था, मगर वापस जाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था कि सबीका के लिए कुछ करना है। और वो पूरा 1 साल का अरसा जो है, मैं बाकायदा गन लॉबी, आप मतलब आई स्ट्रगल विद वर्ड्स, मुझे वो अल्फाज नहीं मिलते कि मैं एक्सप्लेन करूं किसी को कि जब आपके सर पे आप NRA, नेशनल राइफल्स एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी गन लॉबी अमेरिका की, उनके हेडक्वार्टर्स के सामने आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और वो सब निकल कर आ गए AR-15 व्हिच इज अ मशीन गन, वो आपके सर पे तानी भी है उन्होंने। ये हुआ आपके साथ? दिस हैज हैपेंड। अगर आप ट्विटर पे सबीका शेख लिखेंगे, टारगेटेड कैंपेन्स, दे रैन टारगेटेड कैंपेन्स अगेंस्ट मी, अगेंस्ट सबीका, मतलब अगेंस्ट पहले ही आपका कनेरी मिशन से भी नाम था, ऊपर से जी, बिल्कुल। तो बहरहाल मौजज़ा ये हुआ कि वो 1 साल मैं बिल लिखती रही, एक्टिविज्म करती रही, हर जगह जाके स्पीचेस दी एंड व्हाट नॉट। मेरा ये, मैं इसको मौजज़ा समझती हूँ, आई स्टिल कंसिडर इट अ मिरेकल कि 29 जुलाई को मेरी अमेरिका से वापसी थी, और 26 जुलाई व्हिच वाज द लास्ट वर्किंग डे, जो आखिरी वर्किंग डे था, उसको मुझे एक दिन पहले कॉल आती है कि जी कल हम सबीका के बिल्स कांग्रेस में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो पास नहीं हुए वो बिल्स, क्योंकि इतना आसान नहीं है, मगर वो इंट्रोड्यूस हो गए थे। सबीका शेख के नाम से हमने 3 बिल्स लिखे थे, और वो कांग्रेस में कमेटी के अंदर है। तो वहाँ से फिर मैं पढ़ाई करके आ गई पाकिस्तान, और मुझे लगा अब तो भाई, अब बस बहुत मेहनत कर ली लाइफ में, अब बस चिलिंग्स है, आसानियाँ ही आसानियाँ, ठीक है। वो आसानियाँ नहीं थी। और ये कौन सा साल है? 2019? ये 2019 की बात है। तो मैं अपना मास्टर्स करके आई थॉट कि यार मैंने बहुत कर लिया है काम, अब मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, और मैं अपने पेरेंट्स को जो है इस्लामाबाद मूव करवाऊंगी, क्योंकि मेरी अम्मा जो है, मेरी मदर, वो गालिबन पिछले जन्म में स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। तो वो ऐसी इंसान है कि उनको बस एस्थेटिक्स चाहिए हर जगह। तो वो कराची ऑफर नहीं कर रहा था। तो वो जॉब मिलने में भी मुझे 5-6 महीने लग गए। रुक जाए यहाँ पे, जॉब तक रुक जाते हैं, थोड़ा सा रिवाइंड करें। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप, यू नॉट फ्रॉम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बिल्कुल भी नहीं, कोई एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन फैमिली में नहीं है, ब्यूरोक्रेट, शोबिज से है, मतलब टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योर फैमिली सेटअप। अच्छा, मेरी फैमिली में एक हल्का सा पॉलिटिकल कनेक्शन ये है कि मेरे जो फादर हैं, वो एक पॉइंट पे हमारे यूसी के, यूनियन काउंसिल के नाजिम रह चुके हैं। ही वाज इलेक्टेड एज अ नाजिम, वो 5 साल का पीरियड उन्होंने सर्व किया था। मगर ये मैं कहना चाहूंगी कि उनकी पॉलिटिक्स और मेरी पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंस है। Born and bred in Islamabad? No, ओरिजिनली फ्रॉम कराची। शाह फैसल कॉलोनी हमारा आबाई इलाका था, वहीं पे पले बड़े हम सारे। तो कराची से ही हूँ मैं बेसिकली। यहीं मेरी जियो फिजिक्स में मैंने ग्रेजुएशन की थी अपनी, फिर उसके बाद मास्टर्स के लिए चली गई थी। उसके बाद वापस कराची आके 5 महीने जॉब का वेट किया, और उसके बाद वो जॉब जैसी मिली
अच्छा, कराची में जॉब मिल गई? नहीं, इस्लामाबाद में मिल गई। तो मैं अपने पेरेंट्स को, अपने लगेज के साथ अपने पेरेंट्स को भी मैंने बोला वो बड़े खुश थे कि अब आप चलेंगे। जी जी जी, क्योंकि यूएस में मेरा तजुर्बा ऐसा रहा था कि उसके बाद मेरी वालदा तो कम से कम उन्होंने फैसला कर लिया था कि वी कांट लीव हर अलोन। तो मैं खुद भी मेंटली इतनी वो हो गई थी कि आई वांटेड माय मदर टू बी अराउंड मी। राइट। तो बहरहाल फिर मैं उनको इस्लामाबाद लेके चली गई। और इस्लामाबाद हम जैसे ही पहुंचे, बारिशें हो रही थी हर तरफ, इट वाज ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। हाँ, इस्लामाबाद खूबसूरत तो बहुत है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अम्मा खुश हुई वहाँ पहुँच वो के? अभी भी फिलहाल माय पेरेंट्स अभी इस्लामाबाद में ही मुकीम है। तो 3 उस जाने से लेके आप समझ लें कोई 2.5 साल का अरसा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, जिसको आम फहम ज़बान में एहसास प्रोग्राम भी कहा जाता है, जी, उसके एक यूनिट में आई वाज द सीनियर मैनेजर, रिसर्च स्पेशलिस्ट। राइट। तो 2.5 साल वो काम किया। राइट। और उस काम को करते करते मुझे लगा कि शहीरा, तुम्हारी तो 3/3 जिंदगी लैपटॉप पे ही गुजर गई है। और कोविड में मुझे एक ऐसा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हुआ, क्योंकि 2 लोग जिनका नाम मैं लेना चाहूंगी, उन्होंने मुझे एज एक्टर्स एंड एज स्टार्स दे हैव इम्पैक्टेड मी टू अ ग्रेट डिग्री। ऑल दिस व्हाइल यू वर वर्किंग ऑन द एहसास प्रोग्राम? बचपन से। बचपन से? इनमें से 2 में से तो एक ने बचपन से ही मेरे बचपन का हिस्सा रहा है। लेट्स हियर हू दे आर। हाँ, ओके। और जो दूसरी हैं, उनको आई रिस्पेक्ट हर एज एन एक्टर। उनके नुआंसेस, उनकी सटल्टीज जो है, मैं बहुत खूबसूरत, मैं समझती हूँ उनकी ग्रिप बहुत बेहतरीन है अपने काम के ऊपर। एक का नाम है सजल अली और एक का नाम है शाहरुख खान। ठीक है। मैं अभी शाहरुख खान की बर्थडे आई थी। आई एम अ ह्यूज फैन, ह्यूज फैन। ठीक है। उसकी वजह है कि शाहरुख खान का जो इम्पैक्ट रहा है मेरी जिंदगी, बचपन वाला शाहरुख खान। जी जी जी, मोहब्बतें फिल्म के टाइम से तो मुझे लगता था शाहरुख खान मेरे, आपको पता है जब मोहब्बतें आई थी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर क्या था? ये कंफर्म था मुझे कि शाहरुख खान ने मेरे घर आना है। आई वाज अ स्टूपिड किड। ठीक है। टेंशन ये थी कि जो मेरी दादी हैं, जिनको हम अम्मा कहते थे, अम्मा इनको एंटर कैसे होने देंगी? क्यों? अम्मा सख्त थी। तो लाइफ की सबसे बड़ी टेंशन उस वक्त ये थी कि शाहरुख खान आएगा तो घर में कैसे एंटर होगा? कॉल मी स्टूपिड और व्हाटएवर। आई वुड कॉल यू अ ड्रीमर। जी जी, बस बहुत ही अजीब मामला थे। तो शाहरुख खान का बड़ा असर रहा है, जाहिर है। और सजल अली अब जब बड़ी होती गई, मैं एक्टिंग देखती गई, यकीन का सफर से, क्योंकि यकीन का सफर से मेरे वो आखिरी ड्रामा था जो मैंने सभी का और मैंने, हम दोनों अमेरिका नए नए गए थे और हर वेडनेसडे हम जो है ना उस पर रिव्यू करते थे आपस में। तो यकीन का सफ़र से एक इमोशनल कनेक्ट बना और फिर ग्रेजुअली सजल अली को आई स्टार्टेड स्टडीइंग हर, उनको पढ़ना शुरू किया, उनके काम को ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब अलिफ देखा तो मैं तो बिल्कुल ही, मैंने बोला ये है मेरा बेंचमार्क। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आखिर में ये हुआ कि नौकरी करी थी मैं, ज़िंदगी लैपटॉप पे गुजर रही थी। कोविड भाई साहब आ गए। और यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगी कोविड से पहले कि सज्जल, आई वुड लाइक टू आल्सो लाइक एको दैट थॉट कि आई थिंक शी इज द फाइनेस्ट एक्टर इन द कंट्री। एब्सोल्युटली, दैट्स नॉट डिबेटेबल। अच्छा, यू लुकिंग अप टू द राइट पर्सन। मैं तो ये भी नहीं कहती वन ऑफ द फाइनेस्ट, आई थिंक शी इज द फाइनेस्ट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो जब कोविड आया तो कोविड में एक चीज हुई मेरे साथ, आई फाउंड माई सेल्फ, मुझे अपने बारे में इदराक हुआ कि शहीरा रात के 4 बजे बैठ के उसी लैपटॉप पे एक चीज कॉन्स्टेंटली पिछले कई महीनों से देख रही है। रात के 3-4 बजे यूट्यूब पे एक इंडिया का एक चैनल है फिल्म कंपेनियन के नाम से, उस पे ना सिर्फ एक्टर्स के बल्कि डायरेक्टर्स के, स्क्रिप्ट राइटर्स के, टेक्नीशियंस के इंटरव्यूज देख रही हूँ मैं। अगर आप रात के 3 बजे देख रहे हैं तो उसका मतलब है आप सीरियसली फैसिनेटेड है ना उस चीज से। तो मुझे ऐसा लगा मैंने लाइफ में कुछ भी इंजॉय नहीं किया है, नथिंग हैज एक्साइटेड मी एज मच एज दिस। अगर मैं बाकी कंसिस्टेंटली इतने महीनों से ये देख रही हूँ और आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हूँ और उस दुनिया को इमेजिन कर रही हूँ, देन दिस इज ट्रू, दिस माय ट्रू कॉलिंग। यही है जिसका इंतजार था मुझे। तो जो वो सब कुछ जो चल रहा था पिछले 4 साल थे, वो ट्रू कॉलिंग नहीं थी? देखिए, वो फुल ब्राइट वाले भी सोचते होंगे हमने इसको स्कॉलरशिप दिया इसलिए कि ये वापस आके अदाकारी करे। मतलब ट्रू कॉलिंग इन द सेंस कि वो एक बड़ा थका देने वाला प्रोसेस होता है। मतलब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं पाकिस्तान वापस आई, यहाँ पे भी आके यूथ कोटा पे मैंने काम किया, एक बिल मैंने लिखा, उसकी 3 हम्बल सी डिमांड्स थी कि 30% इलेक्शन टिकट्स जो हैं, रिजर्व सीट्स की बात नहीं हो रही, 30% इलेक्शन टिकट्स हर पॉलिटिकल पार्टी 25 से 35 साल के नौजवानों को देगी जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते हैं। दूसरी डिमांड ये थी कि जब यंग लोग इलेक्ट होकर आ जाएंगे तो 30% लीडरशिप की जो पोजीशंस हैं पार्लियामान के अंदर, पार्टीज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटीज के अंदर, उसका 30% आप नौजवानों को देंगे। और तीसरी डिमांड ये थी कि जब आप इलेक्शन में उतारेंगे इन यंग लोगों को तो इनकी पॉलिटिकल कैंपेन को फाइनेंशियली सपोर्ट भी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी। तो इफ आई कैन टेल यू, 2019 में वो बिल लिखा था मैंने,
क्योंकि मुझे भी तो सुकून नहीं है ना कि हो गया अब अमेरिका में एक्टिविज्म, अब चिल करना चाहिए, नहीं। यहाँ पे आके आपकी एक फैसिनेशन होती है। बचपन में मुझसे कोई पूछता था क्या बनना है, मैं बोलती थी मिनिस्टर बनना है। जब आप यहाँ के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में घूमते हैं, 4 साल किया है वो मैंने, और फिर की घूम गई जैसे कहते हैं आप कि यकीन करें 25 से 30 पार्लियामेंटेरियन से मैं मिली हूँ। वो बिल लेके गई। वो बिल एक्चुअली नेशनल असेंबली में मई 2022 में इंट्रोड्यूस हो गया था, और इट वाज अनप्रेसिडेंटेड कि वो अनअपोज्ड कमेटी में चला गया, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स में चला गया वो बिल, और वो कमेटी के चेयरपर्सन भी ऑन बोर्ड थे, मगर वो बिल लैप्स हो गया क्योंकि पाकिस्तान है और टेक्निकल इतनी डिफिकल्टीज आती हैं। तो मैं थक गई बुरी तरीके से। तो मतलब आप मीडिया को रीच आउट कर रहे हैं, आप पॉलिटिशियंस को रीच आउट कर रहे हैं, इट वाज केओटिक, और फिर साथ साथ मेरी जॉब भी चल रही है, तो इट वाज केओटिक। तो कोविड आई थिंक वाज द रिलीफ इन द सेंस कि ये सब चल रहा था, मगर कोविड में व्हेन आई आइडेंटिफाइड कि यार मुझे एक्चुअल थ्रिल किस चीज में आ रहा है ना, आई सेंस ऑफ बिलोंगिंग किस चीज में लग रही है, और मेरे कंफर्ट जोन से वो दुनिया कंप्लीटली ही 180, आपने कहा था 180 ही थी, 180 डिग्रीज का। बिकॉज आई बीन अ नर्ड ऑल माई लाइफ, ठीक है, इतनी पब्लिक फेसिंग लाइफ है। तो somewhere I thought कि if I can nail this, if I can survive in this field, then I'll be okay. And when you say this field, ये showbiz का field, जी, तो you'll be okay. अगर इसमें survive कर गए, इसमें अगर आप सर्वाइव करेंगे। इसके आए हुए आपको कितनी देर हुई है? बिकॉज आपका पहला प्रोजेक्ट मीसनी था जिसमें आपका एक छोटा सा रोल था रानी का। प्लीज कोई YouTube पे जाके नहीं चेक करना, वो YouTube पे मिलता भी नहीं है वैसे। वो कितने एपिसोड्स में था वो? It was a recurring character. हाँ, आई थिंक था काफी, मतलब बहुत सारी, क्योंकि वो लॉन्ग सीरियल था और पता नहीं कितनी 1,500 किस्तों का, तो वो ऑल्दो बड़ा पॉपुलर था, बहुत लोगों ने देखा उसको, तो ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं, बट यू डोंट सीम वेरी हैप्पी विद। देखिए हम ये कह सकते हैं कि टू गेट माई फुट इन द डोर, हाँ, टू आपको एक एंट्री चाहिए होती है, और मुझसे उस वक्त जो आपने कास्टिंग काउच की बात की, if I can quickly bring that in. No, I do, because I want to know, and a lot of people ask this question कि भाई अगर आपके कोई contacts नहीं हैं, आपके पास कोई वो नहीं है, because ऐसे तो नहीं होता कि आप जाके और अप्लाई करते हैं और आपको बुला लिया जाता है, या ऑडिशन की कॉल्स होती हैं, सब कुछ तो कॉन्टैक्ट बेसिस पे हो रहा है। तो आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं है शोबिज के अंदर, तो हाउ डू यू मेक एन एंट्री? हाउ डिड यू मेक एन एंट्री? देखिए 2000 गालिबन, अब तो इतना उसको इतने जन्म बीत गए हैं उस बात को कि मैं बिल्कुल, मेरी जो यादाश्त है इट्स नॉट सर्विंग मी वेल, कि आई थिंक 2021 में एक ऑडिशन हुआ था, सलाउद्दीन अयूबी, एक जॉइंट सीरीज बन रही थी तुर्की और पाकिस्तान के इश्तराक में ना, तो उस सीरीज के ऑडिशंस कॉल हुए थे बाकायदा, और मैंने उस पर अप्लाई किया था ड्यू प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, बाय द बुक हर चीज। फिर कराची में दे कॉल्ड मी फॉर द फाइनल ऑडिशन, तो मैं उड़ के मैं पहुंच गई कराची, और कराची में मैंने ऑडिशन दिया। वो तुर्की के सारे लोग बैठे हुए थे, कास्टिंग पीपल, और हमारी उसी सफ में, एक ही सफ में महमूद अयाज खड़े हो गए, वहीं उशना शाह थी, वहीं आयशा उमर, और ये मेरी जिंदगी का पहला मैं देख रही हूँ कि तो एक्टर्स हैं, बड़े लोग हैं। और पता चला कि शाम तक मेरे हाथ में गोल्डन टिकट उन्होंने पकड़ा दिया कि वो 60 लोग जो पाकिस्तान से सिलेक्ट हुए हैं, यू वन ऑफ देम। ओके। तो सुबह आई वाज एम्प्टी हैंडेड, और रात में स्टेज के सामने हुमायूं सईद खड़े हुए हैं, और पीछे मैं हूँ, और मेरे साथ आयशा उमर, उशना शाह, और वो तस्वीर मैं आज भी देखती हूँ तो मुझे हैरत होती है। तो मुझे लगा अब तो लाइफ सॉर्टेड है, तुर्की का ड्रामा मिल गया है भाई, ये तो बस सेट है, बस अब तो यहीं से ना ऊपर। वो ड्रामा बन चुका है, उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है अभी, और उसमें कोई भी नहीं है, हम पता नहीं उसका हुआ क्या हुआ, nobody knows, ठीक है, that's a lost cause for Pakistan. But did you act? Did you work? No, उन्होंने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया था, और उन्होंने कहा आप सिलेक्टेड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, and then लीजे शाह, अरसलान, नासिर, everyone was there, बहुत सारे लोग थे, बस फिर इवेपोरेट हो गया वो। तो that was my first audition. बिल्कुल आपके स्टूडेंट कोटा बिल की तरह, बिल्कुल जी, यूथ कोटा बिल की तरह जी। तो 2021 से मैंने फॉर्मली बाकायदा स्टार्ट किया था, जॉब नहीं छोड़ते हुए साइमल्टेनियसली मैं अप्लाई कर रही थी, ठीक है। मैं ऑडिशंस के लिए जाती थी इस्लामाबाद में, जहाँ भी ऑडिशंस मुझे पता चलता था कि हो रहे हैं। मेरा जो बाकायदा हुआ बेसिकली है कि जनवरी, जब मैंने जॉब छोड़ दी, सितंबर 2022 में गालिबन मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे लगा कि यार मैं तो साइमल्टेनियसली कर नहीं पाऊंगी। अच्छा, विदाउट हैविंग एनीथिंग इन हैंड आपने छोड़ दी? बिल्कुल, मैं यस, स्टूपिड डिसीजन, वेरी गुड, आई मीन वो कैलकुलेटेड डिसीजन, नो नॉट स्टूपिड, देखें, आई यू नो आई कैलकुलेटेड माय सेविंग्स, वो सब करके आई मेड श्योर कि फाइनेंशियली आई कैन सर्वाइव अगले 1-1.5 साल तक भी अगर कोई काम नहीं मिलता तो। और उसके बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी ताकि अंदर इस तरह भी कैफियत में मुब्तला हो जाऊं मैं
और ठीक है। बिल्कुल जो है मुझे रात में नींद ना आए, हाँ। ठीक है, और ताकि मैं बोलूँ कि बस अब तो यही हाँ, मतलब करना है। एक डेस्परेशन की जब कैफियत होगी तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना उससे। बिल्कुल, हाँ क्योंकि विकी कौशल ने बोला है कि अगर आपके पास प्लान बी है तो हाँ, इसका तो मतलब है फिर आप प्लान ए के A साथ सिंसियर नहीं सिंसियर नहीं है, है। बिल्कुल जी ऐसा ही है जी। जी। तो बहरहाल फिर हुआ ये कि और हाँ, शाहरुख खान ने बोला है कि जब किसी भी चीज को इतनी शिद्दत से चाहो तो फिर यस यस, कायनात जो है यूनिवर्स कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन। तो डेफिनेटली अ प्रोजेक्ट कमिंग विद शाहरुख खान, वी आर मैनिफेस्टिंग इट। इंशाल्लाह हाँ। ओके ओके। सो हुआ ये कि मैंने कल भी एक जगह मैंने मेंशन किया था कि आपने कॉन्टैक्ट्स की बात की। जब आप व्हेन यू आर नोबडी ना, जब आपके आगे पीछे कोई भी नहीं है, तो यकीन करें हमारे पास थैंकफुली अब नेपोटिज्म के ऊपर भी वी आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, वी आर हैविंग अ डिस्कोर्स इन पाकिस्तान एज वेल। जी बॉलीवुड में तो फुल फ्लेज्ड उस पे यू नो जी कैंपेन्स एंड एवरीथिंग, जी यू कैन एग्री और यू कैन डिसएग्री विद दैट, लेकिन फैक्ट यही है कि आपको दरवाजे में आप धक्का देते रहेंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। और अगर आपके पास सिक्योर कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप इफ़ यू आर द सन और द डॉटर ऑफ द राइट पर्सन, तो आपके लिए अंदर से दरवाजे खुद खोले जाएंगे। ये वो बड़ी सटल सी चीज़ें होती हैं कि आप अपनी उंगली रख के बता नहीं सकते, कि यार निशानदेही नहीं कर सकते कि ये है मसला इस सिस्टम के साथ। ये इतना एम्बेडेड है उसके अंदर, ये वो हमारे रवैयों में एम्बेडेड है। वो आपको किस तरह बिठाते हैं, आपको कौन सी कुर्सी पे जगह देते हैं, आपको कितना वक्त देते हैं, आपसे किन अल्फाज का जो है किन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं आपके साथ, हर चीज़ के अंदर बहुत ही मायूब है बात, मगर ये आया हो जाती है आपको जब आप जाके बैठते हैं। तो मेरे साथ हुआ है कि जनवरी में दिसंबर में बहुत बिल्कुल पागल हो गई कि काम नहीं मिल रहा है। तो मैंने गूगल किया सारे डायरेक्टर्स को, जो भी, बस गूगल ही मेरा एक आसरा था, ठीक है। तो एक डायरेक्टर है खिज़र इदरीस, उनका नाम है, बादशाह बेगम बनाया था जी उन्होंने। बिल्कुल मुझे उनकी सीवी मिल गई गूगल पे, रैंडमली उनकी सीवी मिल गई मुझे, हाँ सीवी पे उनका नंबर भी था। और मैं इस कैफियत में कि यार मतलब एक बंदे ने अपना नंबर भी डाला हुआ है, तो मैंने उनको बड़े महज़ब तरीके से एक प्रॉपर व्हाट्सएप मैसेज किया कि आई एम दिस पर्सन, आई हैव डन दिस एंड दिस, और ये मेरे ऑडिशंस हैं। मैंने 2 छोटे छोटे ऑडिशन क्लिप्स बनाए थे अपने, वो मैंने उनको भेज दिए। उनको वो समझ में आ गए, अच्छे लगे उनको, और उन्होंने वो हम टीवी को भेज दिया। और मुझे महज चंद दिन के बाद ही हम टीवी की कॉल आ गई कि आप आ जाएं। तो जब मैं उस दफ्तर में जाके बैठी, उन्होंने मुझे बताया कि आपके वकील बन के बैठे हुए इस वक्त हम यहाँ पे, इन द सेंस कि आप ये ड्रामा करें, क्योंकि अगर आप नहीं करती हैं तो आज तो हम वकील बन के बैठे हुए हैं, इट्स अ बिग डील कि हम टीवी में हम आपके वकील बन के बैठे हुए हैं, आपकी बात कर रहे हैं हम, यू नो वी आर कंसिडरिंग यू फॉर व्हाटएवर रोल। मैं बहुत डिलेमा में थी, इस्तिखारा भी किया था, मैं इतने डिलेमा में थी, ठीक है। तो बस फिर इशारे यही थे कि कर लेना चाहिए जो भी, मतलब ठीक है, लेट्स नॉट टॉक टू मच अबाउट मीसनी, क्योंकि मीसनी का अलबत्ता एक फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारे ना लोगों ने कराची में पहचाना है, इधर उधर जाती हूँ ना, पब्लिक बहुत ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वो करना पड़ा ड्रामा, और आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ माई परफॉर्मेंस देयर, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस रज़िया से ही जज हो, जी बिल्कुल। ठीक है। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि कहीं ना कहीं मुझे प्रॉबेबली मीसनी करने की वजह से ही रज़िया मिला, क्योंकि वही शख्स जो मेरे वकील बने थे उस वक्त मीसनी के लिए, उन्होंने मुझे कराची हम टीवी के ऑफिस में एक मीटिंग दिलवाई खातून के साथ, अनीला उनका नाम है। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन मुझसे कहा, आपने ऑडिशन मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैंने किया। दोपहर का 4 बज रहा था, रात के 12 बजे मुझे उनकी कॉल आती है कि मोहसिन सर वांट्स टू मीट यू, और अगली दोपहर 4 बजे मैं बैठी हुई थी टेबल के उस तरफ मोहसिन सर थे, इस तरफ शहीरा थी, और बाकायदा एक डायरेक्टर 4 घंटे पे मुहीत एक ड्यूरेशन में मुझे एक स्टोरी नरेट कर रहे हैं। ये एक तजुर्बा ही अपने आप में एक मेरे लिए अजीब सी बात थी कि इतनी, मतलब am I somebody who deserves to have this seat at the table? And that narration I was sold क्या मतलब, मुझे तो obviously I wanted work, तो ये मौजूद नहीं हुआ है। That's how I got Razia. And the rest is history कि नहीं? I would have wanted it to be history. तो उस पे आते हैं, रज़िया की बात करते हैं। आप ऑब्वियसली आपके अंदर जो कीड़ा था एक एक्टिविज्म का, और आपका सही को सही बोलने का और माशरे में इस्लाह करने का, उसकी बहुत बड़ी गुंजाइश टेलीविज़न पे भी है। बिकॉज जो ड्रामे बन रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो औरत है वो मज़लूम है, उस पर कोई ना कोई जुल्म हो रहा है। जो मर्द है वो ज़्यादातर पावर प्ले करता है, बुरा है, टॉक्सिक है और वायलेंट है। जो रिलेशनशिप्स हैं वो ओप्रेसिव हैं। मतलब है कि बहुत ज़्यादा डूम और ग्लूम है। ज़्यादातर जो तस्वीर खींची जाती है वो बहुत ही एक रिग्रेसिव तस्वीर खींची जाती है टेलीविज़न पे अमूमन। तो उसको ठीक करने की भी बहुत गुंजाइश है, जो कि रज़िया ने किया।
बिकॉज दिखाया भी कि हो क्या रहा है, लेकिन दिखाया भी कि इससे निकला कैसे जा सकता है। अगर एक बंदे की रिजॉल्व हो के मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ और मैं गलत काम नहीं कर रही, मेरा हक है, तालीम भी मेरा हक है, मेरी पसंद की शादी भी मेरा हक है, और ये जो चीज़ें हो रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी गलत है, या फॉर एग्जांपल मैरिटल रेप भी एक इशू है जो उसमें जो कि गलत है, ये सब चीज़ों को बड़े ही डेलिकेट तरीके से दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं आपके जो एक्टिविज्म का कीड़ा था वो रज़िया में भी मुझे ऐसा लगा कि हो गया, वो भी रीअश्योरेंस थी कि यार ठीक है, मैं लाइन फ़र्क है, मीडियम फ़र्क है, लेकिन मकसद वही है। क्या ये कभी आपके माइंड में क्रॉस हुआ कि नहीं? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि रज़िया ने बिगाड़ दिया है मुझे। रज़िया ने मेरे साथ ये किया है कि आई थिंक आई गॉट टेरिबली लकी, मतलब इनक्रेडिबली लकी, कि अभी मुझे जो मेरे साबका कोलीग्स हैं, जो मेरे एक्टिविज्म के दौर से मुझे जानते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये तो इसने तो यही करना था, अगर इसने एक्टिंग में भी आई है ना तो इसने देखो एक मैसेजिंग कर रही है। हाँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे वो स्क्रिप्ट मिल गई। मूविंग फॉरवर्ड डूम और ग्लूम ही है, मतलब ऑब्वियसली 95%, अगर मैं बहुत ओवर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ तो 95% ऑफ द काम इस तरह का हो रहा है कि वो इनोवेटिव भी नहीं है, और वो यूजुअल गिल्टी प्लेजर्स हैं हमारे, और वो इस नौयत का भी नहीं है कि उसके अंदर कोई सोशल मैसेजिंग हो या उस नहज पे हो कि एक्चुअली वो इम्पैक्ट करे लोगों को। ये एक्टिविज्म जस्ट बाय थिंक बाय डिक्री ऑफ नेचर खुद ही हो गई बाय है, डिफॉल्ट हो गया, ऐसा बाय कोई डिफॉल्ट मकसद हो नहीं गई। था। हाँ, राइट। मगर हो सकता है कि जिन्होंने आपको कास्ट किया उनके जहन में हो कि ये इसीलिए इसलिए क्योंकि ये लड़की ये करती रही है, ये रोल भी वो कर सकेगी। आपको अच्छा, डर है कि स्टीरियोटाइप होने का अब? देखिए मोहसिन सर के बकौल उन्होंने मुझे कास्ट 10 सेकंड में मेरे ऑडिशन को देके किया। ठीक है, ऑडिशन क्या थी वैसे बाय द ओके, वे? एक राधिका आप्टे का एक मोनोलॉग है जी लव स्टोरीज का, जी वेरी जिसमें गुड। वो बात कर रही होती है फोर्थ वॉल ब्रेक करके, हाँ। या समबडी बिहाइंड द कैमरा से बात कर रही होती है ना, कि वो अपने आप से ही बात कर रही होती है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोनोलॉग, देखिएगा जरूर। और एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मंटो का इंडिया और पाकिस्तान के बारे में। ओके। तो मैं भी बहुत ओवर एम्बिशियस हो गया ना, मैंने पकड़े भी ऐसे लोगों को। हाँ। तो उनके बकौल कि उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा, विद इन 10 सेकंड्स ही न्यू कि शी इज माय रज़िया। और जो आपका सवाल था, मुझे डर ये लग रहा है, मुझे कल किसी ने कहा कि आपने थप्पड़ मार दिया अपने हस्बैंड को, रज़िया के अंदर, एक्स हस्बैंड को, तो क्या अब जो कास्टिंग का तयन करने वाले लोग हैं उनको ये चैलेंज नहीं होगा कि ये लड़की थप्पड़ मार चुकी है तो अब ये थप्पड़ खाते हुए कैसे हम इसको दिखाएंगे? मैं समझती हूँ सारी एजम्पशंस हैं, टाइप कास्टिंग की एजम्पशन है, जो होना होता है वो होता है। आई थिंक आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट कि रज़िया has reached to a lot of people, but maybe not the right people in the industry for me. ओके। That's what I feel. कैसे? Why do you देखिए, feel this way? टाइप कास्टिंग या उस तरह के ड्रामे मिलना जो रज़िया की नौयत के नहीं हैं, उनकी अंडरटोन्स रिग्रेसिव भी हैं। वो स्क्रिप्ट्स अगर आए मेरे पास तभी इस चीज़ का तयन कर सकूंगी मैं कि which is the right project to do or which is not the right project. When your table is empty, when you're not getting any project, आपको स्क्रिप्ट्स आ ही नहीं रही हैं, और मुझे हर कोई ये जो है ना समझाने की कोशिश कर रहा है कि शहीरा इट्स टू अर्ली, अभी रज़िया को ख़त्म हुए महज 2 हफ्ते ही हुए हैं, मगर वही इस्तराब वाली बात कि मैं बहुत मुस्तरब इंसान हूँ इस मामले में। तो और मैं ये सोच रही हूँ कि यार मुझे फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्थ अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे आदमियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, मुझे मेरे कोलीग्स अपनी छोटी छोटी बच्चियों के बारे में बता रहे हैं कि वो अभी से ये कह रही हैं कि भाई पैदा हुआ है अभी घर में, और हमारे कोलीग्स वाज टेलिंग मी, और बेटी ने ऐलान कर दिया है कि हम मुर्गी की वो टांग इसको नहीं देंगे। इतना मुझे डिप्रेशन के, यू नो, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, दे हैव बीन टेलिंग मी, वो जो सीन था जिसमें वो कंफर्ट करती है अपने आप को, पीपल हैव टोल्ड मी कि हमें जिंदगी में वो हाथ नहीं मिला जिसने कंधे पे रख के कंफर्ट किया हो, और बिग रिलेट, लाइक एवरीबॉडी कुड रिलेट टू दैट सीन ट्रेमेंडसली। एक तरफ आपको इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपको लग रहा है कि महज ड्रामा नहीं था लोगों के लिए, इट हैड सम पर्सनल कनेक्टिविटी, Totally, राइट? totally. और दूसरी तरफ सन्नाटा, खामोशी, फोन नहीं बज रहा है आपका, सही है, आप रिफ्रेश कर रहे हैं डीएम्स को, कोई डीएम नहीं आ रहा है किसी डायरेक्टर का, किसी जो है ना शख्स का, रेलेवेंट शख्स का, तो फिर आप बहुत कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो मे बी राइट नाउ, आज नवंबर के शुरू के अयाम चल रहे हैं अभी, आई थिंक आई एम एट दैट स्टेज व्हेन आई एम नॉट श्योर कि यार
have I done something wrong? Like what has gone wrong? What is happening? Are there no scripts? या फिर are they struggling to find the right script for me? तो ऐसी कैफियत में इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फील्ड टू बी इन, क्योंकि जहाँ वो पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि औरत जो है वो मजलूम है, और मगर उसका एक सर्टेन लुक का होना बड़ा ज़रूरी है। और अक्सर ये बात होती है जब शोबिज़ की बात करते हैं कि हमारा एक स्टीरियोटाइप है कि जो हीरोइन है आपकी वो फेयर एंड लवली होनी चाहिए, यू नो। एंड अ लॉट ऑफ वुमेन हैव टॉक्ड अबाउट इट एंड सेड कि यू नो हमारी रंगत की या कम्प्लेक्शन की वजह से हमें लीड रोल्स नहीं मिलते थे, या जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती थी वो नहीं मिलती थी। बट देन आई फील समबडी लाइक अ सज्जल अली हैज़ चेंज दैट, बिकॉज यू नो उन्होंने किए हैं वो रोल्स, और उन्होंने दिखाया है कि नहीं हो सकता है, ऐसी ज़रूरी नहीं है ऐसा कि आप बहुत ही गोरे या वो एक स्टीरियोटाइप में फिट इन हो कि आपके लंबे खूबसूरत बाल हों और आपकी पतली सी कमर हो और आपके गोरा रंग हो और रोज़ी चीक्स हो, तभी आपको कास्ट किया जाएगा। आई वुड लाइक टू थिंक कि थिंग्स आर चेंजिंग, बट आर दे? ये कॉन्वर्जेशन आज हमारी कहीं और भी हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया था कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक इंटरव्यू में अपने कह रहे थे, उनसे उन्होंने कहा कि मुझे अक्सर कहा जाता है कि जी आपकी अनकन्वेंशनल लुक्स हैं, और ये बहुत ही मीनिंगफुल है कि देखें आपकी अनकन्वेंशनल लुक्स हैं फिर भी आप यूव कम सो फार, आप इतना आगे आ गए। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जवाब दिया कि भाई साहब मेरी ही तो कन्वेंशनल लुक्स हैं, 95% इंडिया मेरे ही जैसा दिखता है, ठीक है। तो मे बी ये जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, मुझे याद है कि जनवरी में जब मैं एक चैनल के ऑफिस में बैठी हुई थी तो एक को एक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा, हमारी पहली मुलाकात थी, और पहली मुलाकात में मुझे लगता है कि आप कितने ही एडवाइस देने के मूड में हो, आप इतने तल्ख नहीं होना चाहिए आपको। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी हाइट देखी है, तुम्हें लगता है देखे कि तुम्हें लीड रोल मिलेगा, हाइट है तुम्हारी? और मैं बिल्कुल, मेरा अपना आप इतना सा हो गया, श्रिंक हो गया। मुझे लगा अब तो शहीरा उम्र भी गुजर गई कद बड़ा करने की, सही अब मुझे तो ठीक लग रही है हाइट वैसे, चल हाँ। तो क्या पैमाने हैं यहाँ पे? अब तो बहुत सी ऐसी हीरोइंस हैं कि एवरेज हाइट हमारी, यू आर हायर देन द एवरेज हाइट, टॉलर देन द आई एम एवरेज। एवरेज हाइट 5'2", एवरेज इज 5'2". हाँ, एवरेज इज 5'2", 5'3" इज एवरेज हाइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था 5'5". ओके ये उन्हीं पीआर ने बढ़ाया होगा जो ये कहते हैं कि 18 साल अपनी उम्र बताएं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई हैव डन रज़िया, और मैं ये सोचूं, जो आपके सवाल में अगर मेरा जवाब होता है इफ थिंग्स वर फॉर्चुनेट, कि हाँ थिंग्स आर चेंजिंग शहीरा, अब तो तुमने लीड कर लिया है और ईगो बूस्ट मिल गया है तुम्हें, तो ना अब तो लीड ही लीड है। लेकिन आप रज़िया ऑन एयर होते हुए भी किसी चैनल के ऑफिस में जाके बैठते हैं और आपके सामने से आपको एक शख्स कहता है कि लीड की ख्वाहिश मार लो अपने अंदर से। ये दिस इज समबडी अदर देन द पर्सन जिसने आपके कद पे किया? जी 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 जी, किसी और ने कहा कि लीड की ख्वाहिश मार लो। बिल्कुल, और ये अभी रिसेंटली हुआ है। और क्यों मार लो लीड की क्योंकि ख्वाहिश? उन वही आपके जो हमारे टिपिकल डायनामिक्स जी हैं। जी। देखिए, एक तरफ तो मैं इन चीज़ों को लेके ना, और मुझे पता है ये चीज़ें आपके ऊपर बहुत टोल लेती हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल। तो फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं और आप कमेंट्स देखते हैं, हर कोई आपको दीपिका बोल रहा है, तो आपको हाँ, मैंने वही कहने लगी थी कि आपको तो लोग दीपिका के साथ कंपेयर करते तो हैं। मैं सोचती हूँ चैनल वाले यही देख लें कि भाई यही थोड़ी रिजेम्बलेंस को कैपिटलाइज कर ले, बट दे डोंट थिंक दैट वे। वो अभी भी उन्हीं अपने obsolete, they're not obsolete actually because they are pretty much in सप्लाई एंड practice। डिमांड है ना। हाँ, तो वही स्टैंडर्ड्स जो हैं वो अभी भी लागू हैं, वही स्टैंडर्ड्स जो हैं कद के, रंगत के, लुक्स के, बालों के, अभी भी वही पैमाने हैं सारे। मुझे लगता है कि होप है, मुझे लगता है होप है। मुझे लगता है कि ऐसे डायरेक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में अब, जैसे सरमद खुसर जैसे, या मेरीन जबार जैसी, या यू नो इवन नदीम बेग टू सर्टेन एक्सटेंट, कुछ अनकही उन्होंने किया, कश फाउंडेशन के प्रोजेक्ट बनते हैं, ग्रीन चैनल के बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे बन रहे हैं जो अनकन्वेंशनल हैं। मुझे लगता है कि अब ज़रा सा लैंडस्केप बदल गया है, तो वाकई थोड़े वक्त की ज़रूरत है, बस ये होगा। बट चैलेंज है कि थोड़ा वक्त जो है वो सब्जेक्टिव है, थोड़ा वक्त 5 महीने भी हो सकते हैं, 5 साल भी हो सकते हैं, सब्र आजमाएं। तो क्या प्लान है आपका फिर? अपने बारे बैठ में के इंतजार तो नहीं बंदा कर सकता। While you're waiting, what is your plan? देखिए, मैं इंतज़ार तो नहीं कर रही हूँ। मैं इंतज़ार वो कैफियत होती कि मैं बैठ जाती हूँ, मैं कहती कि यार खुद ही ऑफर्स आए, कुछ ऑफर्स आए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो दरवाजे खटखटाने वाली इंसान हूँ, राइट। क्योंकि मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा था आप दरवाजे बाहर से ही खटखटाते हैं और अंदर से खोला जाता है। बड़ी मायूब सी बात थी, लेकिन आई थिंक इट हैज़ गॉट सम मीनिंग टू इट।
तो मुझे लगता है मेरा काम है, देयर इज नो शेम। अब मैंने कहीं पढ़ा था कि केट विंसलेट को भी टाइटैनिक, उस वक्त केट विंसलेट ए लिस्टर नहीं थी, शी वाज अ बी लिस्टर एक्ट्रेस, और जो डायरेक्टर थे, आई एम फॉरगेटिंग हिज, जेम्स कैमरॉन गालिबन, राइट, वो उनके पीछे पड़ी रही कि आई नीड दिस रोल, जस्ट मुझे एक दफ़ा मौका दे, एक दफ़ा मौका दे। आप सामने वाले को ये कन्वे करना आपका काम है कि आई हैव इट, आई एम डेस्परेट, आई एम रेस्टलेस फॉर इट। ऑफ कोर्स इसका ये मतलब नहीं है कि यू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू बिकम अ विक्टिम टू कास्टिंग काउच एंड व्हाट नॉट। एंड आई थिंक आज के दौर में अ लॉट ऑफ girls especially, they're pretty outspoken about it, and thank God for it. Thank God for the screenshots, thank God for evidences, and thank God for everything speaking up. I think उन्होंने हमारी राह हमवार कर दी, जो हमसे पहले उन्होंने इन चीज़ों की निशानदेही की। तब लोग खुद ही, जो टेबल के उस तरफ लोग होते हैं, वो खुद भी मोहतात रहते हैं। बिल्कुल। तो यस, मैं, आपका सवाल ये था कि व्हाट्स माय प्लान, मेरा प्लान यही है कि मैं इंस्टा पे डीएम्स भी करूँगी सबको, सारे डायरेक्टर्स को, और मैंने एक 6 मिनट की अपनी एक वीडियो बनाई है, ऑल माई बेस्ट वर्क फ्रॉम रज़िया। मेरा बस चले तो मैं बिठा दूं सबको या रगमाल बना के कि प्लीज आई नीड 6 मिनट्स ऑफ योर टाइम। 7वें मिनट पे आप मुझे दरवाजा दिखा दें, बेशक अगर आपको ये काम पसंद ना आए। तो मैं तो सिर्फ इस वक्त उस इंतजार में हूँ कि मुझे 6 मिनट की मीटिंग्स मिल जाएं विद द राइट। और उन 6 मिनट में कौन से आपके टॉप सीन्स कौन से हैं? टॉप सीन्स खैर बहुत सारे हैं, बट लाइक टू पिक अ फ्यू। एक तो वो सीन है जो मैरिटल रेप का सीन था, वो बहुत मुश्किल, देखना बहुत मुश्किल था उस वो सीन को। परफॉर्म करना भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो मेरा पहला सबसे मुश्किल सीन था। और कुछ चीज़ों का सिंबोलिज्म मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपने कुछ अनकही का जिक्र किया अभी, बिल्कुल। वो जो घर था जिसको मेरा ससुराल दिखाया, वो कुछ अनकही वाला घर था। मैं तो इसी चीज़ में खुश थी कि आई एम परफॉर्मिंग इन द सेम हाउस जिसमें सजल अली, बिल्कुल मेरे लिए बहुत मानी खेस थी ये बात। तो मुझे मोहसिन सर ने एक बात की थी, मेरे पास आके कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर ये सीन की नौयत ऐसी है कि यू माइट हैव टू, तुम्हें शायद वो उन मेमोरीज को स्क्रैच करना पड़े अपनी ज़िंदगी में जाके, जो ट्रॉमेटाइजिंग रही हैं, जो डिफ़िकल्ट रही हैं। एंड ऑफ कोर्स मेरी, अब एक्टर्स को अपना प्रोसेस नहीं बताना चाहिए, बट इट्स जस्ट वन थिंग दैट आई डू, आई गो बैक टू सबीका, माई कज़न, माई सिस्टर सबीका। तो वो सबीका की जो मेमोरी है, दैट ट्रिगर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ग्रीफ स्पेशली। यस, और फिर मैं एक्चुअली रो रही थी उस सीन के अंदर। तो एक वो सीन बहुत मुझे याद है, जब कट भी बोल दिया था ना उन्होंने, तो मैं बस रो ही रही थी, ऐसा है। और दूसरा वही सीन था कि जिसमें मुझे अपने आप को कंफर्ट करना था, क्योंकि स्क्रिप्ट में उसमें लिखा था कि मुझे रोना है, मुझसे रोया नहीं जा रहा था उस सीन के अंदर। तो डायरेक्टर साहब मैंने कॉन्वर्जेशन की, एंड देन हमने डिसाइड किया कि ये करके देखते हैं, कि उसको बचपन से कंफर्ट नहीं मिला था रज़िया को, और ये बड़ी, एंड लॉट ऑफ लाइक दैट सीन स्टूड आउट टू अ लॉट ऑफ पीपल, कि उसको वो अपने आप को ही कर रही है। और तीसरा सीन गालिबन वो होगा जब बेटी की पैदाइश होती है, क्योंकि वो इतना मुश्किल था कि ग्लिसरीन की 2 बोतलें उंडेल दी गई थी मेरी आंख में, मुझे जेन्युइन रोना नहीं आ रहा था। और जो एक्चुअल शॉट लिया है उन्होंने आखिर में, वो शॉट है जिसमें मुझे एक्चुअल में रोना आ गया। और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड सीन था कि आपको रोना भी है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी रहनी है, तो दैट वाज डिफिकल्ट टू नेल, कॉम्प्लेक्स इमोशन। जी जी। खूबसूरती से आपने लेकिन उनको दिया। उम्मीद है कि वो 6 मिनट की वीडियो जो है वो लोग देखेंगे और उनको पसंद आएगी। एंड अगेन इट्स अ स्टार्ट, इट्स अ स्टार्ट। नहीं, देखें, पीपल अराउंड मी इंक्लूडिंग यू मुझे तलकीन कर रहे हैं बार बार कि मुझे मुस्बत रहना चाहिए, मगर आई थिंक मुस्बत रहना चाहिए। अगर मेरे पास 2-3 ऑफर्स होती तो शायद मैं कंफर्टेबली बैठी हुई होती। राइट। अगर रज़िया मैंने नहीं किया हुआ होता तो शायद मैं कंफर्टेबली बैठी होती। अगर रज़िया की शूट हमने सही कर ली मगर निकल कर रज़िया इतना ज़बरदस्त नहीं आता तो शायद मैं सुकून में बैठी हुई होती। मैं सुकून में ही थी। अब बेचैनी है। मैं सुकून में थी 5वीं किस्त तक। मैंने 5वीं किस्त देखी है। वो कहती है अम्मा मेरा जनाजा, मैं कि इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है तो ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही निकले, मेरा तो जनाजा इस घर से निकल रहा है। मुझे लगा ये बच्ची कौन है यार, इसको आई फील बैड फॉर हर, ठीक है। और छठी किस्त में उसको नीचे खाना खिला रहे, मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं हूँ वो, मेरा माई हार्ट वॉज गोइंग आउट फॉर हर, ठीक है। और आखिर में जब पीक पे इमोशंस जाके आखिर में उन्होंने सिंड्रेला ही चला दिया, बिकॉज आई वॉज रियली नर्वस अबाउट इट, क्योंकि वो शूट ऐसे हुआ था कि हमें बीच दरिया में ले गए
अगली कश्ती पे मोहसिन सर थे, इस कश्ती पे मैं थी बच्चियों के साथ, और मुझे बीच सब उसमें ले जाके बोलते हैं क्या इस पे खड़ी हो जाओ, डांस करो। तैरना आता है? मुझे नहीं ना, तो फेंक देंगे मुझे पानी में, मुझे फेंक देंगे। तो कहते हैं मुझे सारी मून वॉक, सारा ऋतिक रोशन आज ही चाहिए तुम्हारा। मैंने डांस किया, बट आई वॉज रियली नर्वस कि इतनी मुश्किल से मेरे जो पेरेंट्स के कोलीग्स हैं, मेरे दूर दूर के जो रिश्तेदार हैं, वो इतने खुश हैं कि रज़िया कर रही है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि दे नॉट सुपर प्रोग्रेसिव पीपल, दे बाइंग इट, ठीक है, खुशी खुशी देख रहे हैं, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, पांचवी किस्त, और मैं सुपर नर्वस कि यार छठी किस्त में डांस आ गया मेरा, तो ये तो धड़म से गिर जाएगा, बोलेंगे अच्छा डांस भी कर रहा। बट जब सिंड्रेला आया, that was the first time as a viewer मुझे रोना आ गया। और मैं to be really honest मैंने आज तक छठी किस्त पूरी देखी नहीं है, because I can't process it। तो मैं avoid It's a करती हूँ difficult उसको। watch. मुझे जी, भी रोना आया था उसको जी, देख जी। के। शहीरा, why is it so important to be an actor? आपके लिए जब आप अपने आप से पूछते होगे ये सवाल, अक्सर ही हर मेरे ख्याल में सोचने वाला इंसान पूछता है कि जो वो कर रहा है जिंदगी में उसको क्या कोई मकसद होना चाहिए। इज इट अ पर्पस टू इट, इज इट अ मीन्स टू एन एंड के पैसे कमाने हैं? देखिए ना, 2-3 चीज़ों की वजह से लोग इंसान काम करता है। पहली चीज़ है रोजी रोटी के लिए। रोजी रोटी तो आई वुड लाइक टू थिंक कि जो आप कर रही थी अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम, उसमें ठीक ठाक डॉलर इंसान कमा सकता है इस्लामाबाद में बैठ के, अगर वो NGOs के साथ एफिलिएट हो जाए। राइट और रॉन्ग? राइट। तो आपने उसको लात मारी, आपने कहा ये तो मुझे करना ही नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं सोच रही हूँ कि पैसा तो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। शोबिज़ में बंदा इसलिए आता है कि उसको या तो अदाकारी का शौक, या ये हो कि जी फॉर्चून मिलेगा, इंडोर्समेंट्स मिलेंगी, इश्तहार होंगे, पैसे आएंगे, पैसा आएगा, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर होता है फेम कि जी ओह पॉपुलर हो जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, फैन फेयर होगा, ये सारी दुनिया जो है ना ग्लिट्स एंड ग्लैमर की, वो अच्छी लगती है। और तीसरा ये है कि बंदा कहता है कि यार मुझे ऐसा काम करना है कि मैं कुछ लेगेसी छोड़ के जाऊं। आई वुड लाइक टू थिंक ऑल द कैरेक्टर एक्टर्स जिनको लीड्स नहीं मिलते हैं, जिनके इर्द गिर्द वो स्टारडम नहीं है, मगर वो लेगेसी छोड़ जाते हैं, फॉर एग्जांपल इरफान खान और यू नो समबडी लाइक दैट, लेगेसी होती है। सो आपके जहन में क्या था? बिकॉज अगेन 180 डिग्रीज यार, आई मीन इतना आसान तो नहीं वहाँ से यहाँ आना। तो जहन में क्या था कि मुझे ये क्यों करना है? आई थिंक 3 चीज़ें थी। प्राइम ऑब्जेक्टिव मेरा यही था, इट्स अ वेरी पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और वो अजीब सा ही ट्विस्टेड ऑब्जेक्टिव है, मगर वही है। सबीका के टाइम पे व्हेन शी वाज मर्डर्ड, तो बहुत इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया, बहुत वी वर इनंडेटेड बाकायदा। प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं घर पे, और सब एम्बेसीज इन्वॉल्वड इन ऑल ऑफ दैट। बट आई फेल्ट कि उसका जो लेगेसी उसकी रहनी चाहिए थी, उसकी जो मेमोरी जिस तरह से हमें रखनी चाहिए थी, वो हम नहीं कर सके एज अ फैमिली, मैं नहीं कर सकी। तो कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाऊंगी, आई विल टेक सबीकाज नेम जस्ट टू कीप हर नेम अलाइव। और उसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म ये बहुत मौजूद लगा। दूसरा रीज़न ये था कि मैं जिस नौयत की मेरी ज़िंदगी रही है, वो बहुत ही, मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ। आई डोंट नो इफ आई केम अक्रॉस लाइक दैट इन द इंटरव्यू और नॉट, बट मैं इतनी शाय हूँ कि मुझे कोई पहचान भी जाता है ना, आज ही दोपहर में हुआ, मैं कहीं गई हुई थी, सारी लड़कियाँ आ गई, आप रजियाँ, और मैं डिनाई कर देती हूँ, और फिर वो गूगल पे तस्वीरें निकाल कि देख रही कि सेम ही है, फिर बोलते हाँ भाई मैं ही हूँ, तो मेरा दिल चाहता है मैं डिसअपेयर हो जाऊँ, इनविजिबल हो जाऊँ। तो वो वाला जो शेल था मेरे इर्द गिर्द, उसको तोड़ देने का, यानी तोड़ने का नहीं, तोड़ देने का, ये एक जरिया बन सकता था। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, तो मे बी इस फील्ड में आके आप इतने लोगों से आप रोज़मर्रा की बुनियाद पे मुखातिब होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो बहुत ही लर्निंग कर्व बहुत इसका ज़्यादा है इस फील्ड का। तो ये दूसरा रीज़न था कि लाइफस्टाइल का चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। और तीसरा रीज़न ये था कि जेन्युइन प्योर लव फॉर एक्टिंग, मुझे लगता है उसमें जितना कथार्सिस हो सकता है मेरा, मुझे कहाँ ये मौका मिलेगा कि बाकायदा मैं हाथ मारूं अपने, और कथार्सिस भी हो और उस पर लोग वाह वाह भी करें, उसकी ऑडियंस भी मुझे मिले बाकायदा। तो मेरा पर्सनल, मेरे सारे सेल्फिश ही रीजंस हैं। और तीसरा आई थिंक ये कि जेन्युइन प्योर, मुझे फॉर एग्जांपल बचपन से मैं देखती हूँ कि यार इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन दुनिया की हकीकत यही है कि आप दीगर पेशों के अंदर, दीगर प्रोफेशंस के अंदर अपना काम करते हैं और लेगेसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं छोड़ के जाते हैं, मगर जो ग्रैंड स्केल पे वो लेगेसी का इम्पैक्ट होता है जब आप अपने लोवेस्ट पे होते हैं, जब आप रो रहे होते हैं अपने कमरे के अंदर, आपको अपलिफ्टिंग कुछ करवाना होता है,
तो फिर आप देखते हैं ना दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, फिर आप देखते हैं यकीन का सफ़र, फिर आप जो है इस तरह की चीज़ें देखते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो एक्टर्स हैं जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है मगर हैं। वो जो चीज़ है ना, दैट फैसिनेट्स मी। हाँ, दैट फैसिनेट्स मी। अच्छे हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, हाँ ओके। अच्छे हैं, एंड आई होप कि ये पूरे हों और आपको पूरी पूरी तसल्ली हो कि आप अचीव करें ये ऑब्जेक्टिव्स अपनी लाइफ में। काम करने के लिए हुआ लाइक अगर आप अपनी विश लिस्ट बनाएं तो who are the actors that you would love to work with other than Sajjal and Shah Rukh Khan? Who are the actors that you would love to work with, or who are the directors who you'd love to work with? मतलब ड्रीम टीम क्या है आपके लिए? मैनिफेस्ट करते हैं ना? जी हाँ देखिए, बहुत ही छोटा सा जवाब देना चाहूंगी मैं। फेहरिस्त बनाई नहीं, फेहरिस्त बनाई हुई है मैंने। ठीक है। उस फेहरिस्त में सबके नाम नहीं लूंगी मैं। 10 डायरेक्टर्स जो पाकिस्तान के हैं उनकी फेहरिस्त मैंने बनाई ठीक थी है। किसी पॉइंट पे, ठीक ठीक है। है। हसीब हसन हो गए, हैसम हुसैन हो गए, उसके अंदर महरीन जबार हो गई, सैफी हसन हो गए, उसके अंदर एहतशामुद्दीन हो गए, उसके अंदर बिलाल अशारी हो गए, उसके अंदर नबील कुरैशी, यस ओ मतलब शेरा रिलैक्स, नबील कुरैशी, यस, नो नो डेफिनेटली नबील कुरैशी आल्सो। I may be forgetting Shehzad Kashmiri, yes, ठीक है. Yes, these are a few names, and I'm definitely forgetting a few. I'm definitely forgetting a few. Yes, I'm definitely forgetting a few. Samad Khusar Sarmat Khusar was one of them, yes. और एक नाम मैं भूल रही हूँ, गालिबन कोई she was a lady. ठीक है। मेरीन जबार के अलावा कौन है पता नहीं। डायरेक्शन में? जी जी जी। अभी डायरेक्शन में मरीना खान डायरेक्ट करती हैं, सबा हमीद करती हैं, यासरा रिजवी करती हैं। अच्छा। आपके फीमेल डायरेक्टर्स तो यही हैं मरीन जबार के अलावा। ओके, तो ये मेरी लिस्ट थी। हाँ। लेकिन एक विश लिस्ट होती है ना, हाँ। उसमें 2 लोग बिलखुसूस आते हैं मेरे। एक हैं विशाल भारद्वाज, ठीक है। इंडिया के हैं जी, जिन्होंने जी, ट्रिलॉजी बिल्कुल, शेक्सपियर की बनाई, बिल्कुल, ओमकारा बिल्कुल। मकबूल और जी, हैदर। जी। हैदर मेरे दिल के इतने करीब है कि मेरा एनुअल रिचुअल होता है, हर साल सर्दियों में हैदर एक दफ़ा देखती हूँ। आप जरूर देखती हैं। और मेरा वो ड्रीम Excellent. रोल भी है कि अगर हैमलेट का कभी फीमेल वर्जन बने, आई वॉन्ट टू डू इट। और दूसरे डायरेक्टर हैं, काफ़ी लोगों को उनका नाम नहीं पता होगा, अन्विता दत्त नाम है उनका। हाल ही में एक फिल्म आई थी कला, और उससे पहले बुलबुल। ऑफ कोर्स। जी। हाँ। तो मैंने उनको डीएम भी किया था, उन्होंने रिप्लाई भी किया था। मैंने बताया आई रियली वांट टू वर्क विद यू समडे, एंड शी हैड ओनली गुड विशेस फॉर मी। तो अन्विता दत्त के साथ मैं काम करना चाहूंगी। जी, ये 2 लोग। अच्छे, ये भी अच्छे नाम है आपने। एस्पिरेशंस आपकी अच्छी हैं। बेसिकली एवरीबडी गुड, बेसिकली एवरीबडी गुड, बट कंक्रीट वर्क, Yes, meaningful, substantial work. मीनिंगफुल सिचुएशंस। अच्छी विश लिस्ट है आपकी, और ऑफ कोर्स आई विश यू द वेरी बेस्ट, बिकॉज you've proven that you can act, and you've proven that you're serious about the craft and serious about your career, and it's just a matter of doors to now open. And my last question, parting question, would be more about you as a woman in your 20s who's done the activism and who is now doing the acting and with a very serious intent. How easy or difficult is all of this for a woman these days? क्या दुनिया बदल गई है? बिकॉज मैं इस तरीके से पूछ रही हूँ कि आज से 50 साल पहले, या फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी वर इन आवर 20s, इट वुड नॉट बी इजी टू बी एन एक्टिविस्ट। आई मीन सोशल प्रेशर भी बहुत आता है, शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो प्रेशर तो वही होते हैं ना, कन्फर्म करने वाले, आप यू नॉट कन्फर्मिंग, एंड देन टू कम इन टू शोबिज़ अगेन, उसके अपने स्टिग्मास इतने ज़्यादा हैं कि ओहो शोबिज़ में चली गई है तो लड़की ख़राब हो गई है। अगेन एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, ऑपोजिशन है, लड़की आराम से चुप रहे बेहतर है, नज़र ना आए तो बेहतर है। दीज आर आई नो सीम लाइक वेरी आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट्स, मगर ये एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, अभी भी करते हैं। ना करते तो हम उनको हर ड्रामे में ना देखते इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को। तो आज की डे एंड एज में टू बी एन एजुकेटेड, प्रोग्रेसिव थिंकिंग, non-conformist, yet slightly introverted, shy girl, how easy or difficult is it? How difficult is it or easy is it to be you today? I think this reminds me of Zehra, जो कि रज़िया की अम्मा बनी थी। जी। आई थिंक रज़िया का एक बड़ा चैलेंज यही था कि वो बोल बोल के थक गई, और उसकी माँ के अंदर कोई हिस्स नहीं पैदा हुई काफ़ी अरसे तक। तो मेरी जो अपनी माँ है, मेरी वालदा जो है, सईदा उनका नाम है, वो पोलर ऑपोजिट थी उसकी। तो आई थिंक मुझे उस चीज़ से बड़ा पर्सनल फ़ायदा हो गया, क्योंकि मैंने हमेशा ही अपने जो एक्सटेंडेड ददियाल रहा है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल चीज़ें कर ली, इस हद तक कि अब ये एक्टिंग में शिफ्ट भी उनको मायूब नहीं लग रहा। उनको लग रहा है कि ये तो बस कुछ भी कर सकती है, मतलब ठीक है। तो वालदा का बड़ा रोल था उसके अंदर। तो आई थिंक
आई मे नॉट बी द राइट पर्सन टू आंसर दिस, क्योंकि अनॉमली आपने शुरू में कहा था, मे बी इस सेंस में मैं अनॉमली ही रही कि शाह फैसल कॉलोनी जैसे इलाके में हम पले बड़े, पॉलिटिकली बहुत चैलेंजेस उस वक्त भी आए, इतने आए कि धमकियां भी मिली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की वजह से। मेरी वालिदा को मुझे याद है एक बंदे ने धमकी दी थी कि तुम्हारी बेटी अब नजर ना आए रोड पे, वरना ये घर वापस नहीं आएगी। उस पूरे जर्नी, उस पूरे प्रोसेस में माई मदर हैज़ बीन एन अनॉमली, राइट, जिसकी वजह से आई थिंक मैं अनॉमली बन पाई। तो वो जो ट्रेडिशनल चैलेंजेस होते हैं ना पॉलिटिक्स में स्टेप इन करने के, एक्टिविज्म करने के, बिल्कुल अपनी लाइफ ऑन द लाइन रखने के, इस हद तक कि आप अमेरिका में भी जाके वो करो जहाँ बिल्कुल अकेले वहाँ भी आपने सबसे मुश्किल कॉजेज लिए हैं। जिस बिल्कुल आप अकेले हैं, इतने वल्नरेबल हैं वहाँ पे, और ऑफ कोर्स इतने वल्नरेबल कि फॉर एग्जांपल मैं अमेरिका में जब पढ़ रही थी, और आप प्रो पैलेस्टाइन कॉज जब करते हैं तो आपको ये भी एट द बैक ऑफ योर हेड ये होती है बात कि यार आपको फिर जॉब्स नहीं मिलेंगी यहाँ पे, पीपल आर वेरी वेरी रिलक्टेंट, वो आपको गूगल कर लेंगे और आ जाएगा आपका नाम। एब्सोल्युटली। वो सब चीज में माय मदर हैज बीन के ठीक है, शी हैज बीन दैट पर्सन, ठीक है। तो maybe I'm not the best person to answer this question. It has been extremely difficult for me, but at the same time she has made it easy for me. तो अगर हर घर में वालदा जो है थोड़ी सी प्रोग्रेस, मतलब comes to the role of the mother, कितनी important है। बिल्कुल 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 parents both, बिल्कुल। but yeah, लेकिन एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपसे पहले जो ख़वातीन गुजरी हैं, ख्वाह वो किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक़ रहा हो, इवन अगर मैं एक्टिंग में आ गई, माशरती तौर पे सोशल एक्टिविज्म जिन लोगों ने किया, जिनका दूर दूर तक एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, उनके एक्टिविज्म की ही बदौलत है ये, और उनकी कॉन्वर्जेशंस की ही बदौलत है ये, उनके स्ट्रगल्स की ही बदौलत है ये कि मैं आज अपने अंदर एक पर्सनल फ्रीडम महसूस कर पाती हूँ पाकिस्तान की सड़कों के अंदर, और मैं जेन्युइनली कर पाती हूँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड बाय दिस फैक्ट। पिछले कुछ अरसे में जब से मैं एक्टिंग में आई हूँ, मैं कहीं पे भी घूम फिर रही हूँ, वो एक खौफ नहीं होता, वो नहीं है। और मुझे लगता है ये मेरा कमाल नहीं है, या ये बदलते वक्तों का कमाल इतना नहीं है जितना उन ख़वातीन का बिलखुसूस कमाल है जिन्होंने इन वक्तों को बदलने में काबिशें की हैं, जिन्होंने मार भी खाई है, और जिन्होंने रिश्ते भी जिनके अपने रिश्तेदारों से ख़त्म हुए हैं, जिन्होंने उस पर्सनल निजी किस्म की कुर्बानियाँ दी हैं कि उनकी निजी कुर्बानियों की बदौलत आज हमारे लिए वो निजी आसानियाँ भी हैं और माशरती आसानियाँ भी हैं। तो आप आवाज़ उठाते रहिए फिर। ज़रूरी है ना कि हम भी फिर उन ख़वातीन में से एक पुरज़ा हों कि हमारा कोई तो कंट्रीब्यूशन हो टू मेक लाइफ ईजियर फॉर वुमेन अराउंड अस, वुमेन हु डोंट हैव इट दैट ईजी। बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल 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 सही है। बड़ी इंटेंस कॉन्वर्सेशन हो गई है ना। डांस कर लेती हैं आप? देखिए आपको पता है ना फिल्मों में जाने के लिए कितने मैंने एक 180 डिग्री का टर्न लिया। मैंने कहा गुफ्तगू को जरा सा लाइटर नोट पे खत्म करें। एक्टिंग के लिए आप कहाँ कहाँ क्या क्या करने के लिए होता है, सीवी पे लिखा होता है कैन हॉर्स राइड, कैन स्विम के, क्या आप क्या क्या करने के लिए तैयार हैं मैं आपको एक स्क्रीन पे? इंटरेस्टिंग बात बताती जी। हूँ। मैं बहुत छोटी थी और बचपन मेरा बहुत, आपको लगेगा कि तो शाहरुख खान एक्सपेक्ट करी थी अपने घर पे, बिल्कुल ही अजीब था, वियर्ड सीन्स है। बचपन में एक फिल्म आई थी, गालिबन घूंघट नाम था उसका। शीरा, आपको पता है ना शाहरुख खान 60 साल के होने वाले हैं। 58 के हो गए हैं। जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो घूंघट फिल्म आई थी इंडिया की, जिसमें गाना था घूंघट में चेहरा आपका कुछ इस तरह से खो गया। उसमें बंदा, मतलब मैं वेग है सब कुछ, मैंने देखी भी नहीं फिल्म, उसमें गिटार बजाता है। ठीक है। तो मुझे ऑटोमेटिकली ये एहसास हो गया कि मुझे गिटार बजाना आता है। आई नेवर हेल्ड अ गिटार इन माई हैंड। ओके। कॉलेज के फाइनल फेस्टिवल में मैंने ऐलान कर दिया कि टेंशन ही नहीं है, गिटार की बंदी तो मैं हूँ। हाँ। और वो इवेंट का दिन था, सब लड़कियां आ गई गिटार पकड़ के, वो मुझे पकड़ा दिया, और मैं उस मेमोरी में चल रही हूँ कि घूंघट फिल्म देखी थी, उसने गिटार बजाया था, तो मुझे तो आता ही होगा, मसल मेमोरी है। हाँ। गिटार पकड़ा है और कमाल बेइज्जती हुई है मेरी, कमाल बेइज्जती हुई है। तो डांसिंग के बारे में मुझे इंकिशाफ था अपने बारे में कि मैं तो वेरी ग्रेसफुल डांसर, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट। बस रजिया में जो है वो इत्तेफाक ऐसा हो गया कि वो जो लग रहा है कि वो आपको खौफ आता था है। ना पानी में फेंक देने का, तो मे बी दैट वर्क। लग रहा है आता है। हाँ, आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैं यूं जो करती हूँ ना, दैट केम आउट बहुत अच्छा आया, वो ग्रेसफुल आया। ग्रेसफुल आया। बस। नहीं नहीं, पूरा रज़िया बहुत ग्रेसफुल आया। शहीरा, आपको दोबारा बहुत मुबारक हो, और अल्लाह करे आपके लिए बहुत दरवाजे खुले। वाकई मेरी उम्मीद है आप जैसे एक्टर्स, आप जैसे इंडिविजुअल्स का इंडस्ट्री में आना बहुत ज़रूरी है, जो एक बड़ी क्लियर सोच रखते हैं, जिनको प्यार है, पैशन है एक्टिंग से और अपने इस क्राफ्ट से। तो बड़ा ज़रूरी है कि आप जैसे लोग आए इंडस्ट्री में भी तब्दीली आए, स्क्रिप्ट्स में बेहतरी हो, हम अच्छे ड्रामे देखें रज़िया जैसे। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग दिस ओपन कॉन्वर्सेशन। बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू।